हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला को डिराइव करेंगे और उनके बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे, जिससे हमारा कंसेप्ट काफी अच्छे से क्लियर होगा। इन फार्मूला को आप थ्योरम के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, क्योंकि कुछ तो इसमें से इतने इंपॉर्टेंट हैं कि वो बहुत जगह आपके काम आएंगे। आप जब फिजिक्स पढ़ेंगे तो भी आपके काम आने वाला है, और मैथमेटिक्स की दूसरी ब्रांचेस में तो खैर ये काम आएगा ही आएगा। तो देखते हैं आगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 3 फॉर्मूला लिखे हैं जिन्हें हम डिराइव करेंगे, और जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनमें से कुछ के बेसिस पे दो चार प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पहला थ्योरम जो है वो लिखा हुआ है कि इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ माइनस नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल ऑफ b टू a एफ एक्स डी एक्स। यानी कि जब जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उसको हम रिवर्स करेंगे तो इंटीग्रल हमारा नेगेटिव हो जाएगा। मतलब एक इंटीग्रल है जिसमें कुछ लोअर लिमिट और अपर लिमिट दी हुई है, और उसका कुछ हमने वैल्यू फाइंड आउट किया। तो अब जब हम उसके लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देंगे और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देंगे, और तब जब इंटीग्रेट करेंगे तो जो पहले वैल्यू आई थी उसमें बस हमें एक नेगेटिव लगा देना है। अगर पहले माइनस था तो अब प्लस हो जाएगा, और पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव हो जाएगा। ये है ये थ्योरम, हम प्रूव भी करेंगे इसे। उसके बाद एक थ्योरम है कि इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ c टू b एफ एक्स डी एक्स। और फाइनली जो थ्योरम है वो है इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। तो इन तीनों थ्योरम्स को बारी बारी प्रूव करके देखते हैं हम। तो सबसे पहला थ्योरम हमने लिखा था कि इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ b टू a एफ एक्स डी एक्स। इसे मैं प्रूव करना है। तो हम लोग एलएचएस लेकर के चलते हैं, और एलएचएस में क्या है, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है। तो उसको हमने एज्यूम कर लिया कि वो कैपिटल एफ एक्स के बराबर है। जो इंटीग्रल की वैल्यू है एफ एक्स की, वो कैपिटल एफ एक्स है। तो आपको पता है जो डेफिनेशन होता है डेफिनेट इंटीग्रल का, उसमें क्या होता है कि जो इंटीग्रल था हमारा, उस इंटीग्रल को लिखते हैं और उसे इवेल्युएट करते हैं लोअर लिमिट पे भी और अपर लिमिट पे भी। दोनों केसेस में कुछ वैल्यूज आएंगी कि जब हमारा जो फंक्शन है, जो इंटीग्रल का जो जो जिस फंक्शन को हमने इंटीग्रेट किया और जो वैल्यू आई वो कैपिटल एफ एक्स है यहाँ पे। तो कैपिटल एफ एक्स को हम लोग पहले इवेल्युएट करेंगे अपर लिमिट की जो वैल्यू है, यानी कि जो b है उस पे, और फिर उसको इवेल्युएट करेंगे लोअर लिमिट की जो वैल्यू है, यानी कि a है उस पे। एफ बी आएगा पहले में और अभी एफ ए आएगा बाद में। तो एफ बी माइनस एफ ए करते हैं, यही डेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो यहाँ हमें एफ बी माइनस एफ ए आया एल एच एस। आर एच एस, अगर एल एच एस की जो वैल्यू आई उतनी ही वैल्यू अगर हम आर एच एस को लेकर के चले और वो आ जाएगा हमारा, तो इसका मतलब क्या है, एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, देन ये प्रूफ हो गया बेसिकली, है ना। तो यहाँ हम लेफ्ट, जो थ्योरम हमें प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड को अलग लेके चल रहे हैं, कुछ वैल्यू आएगी। अब राइट हैंड साइड को अलग लेके चलेंगे, और जो भी वैल्यू आएगी अगर वो इसके वैल्यू के बराबर हो जाएगी तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। तो एलएचएस में हमें मिला है एफ बी माइनस एफ ए। अब देखिए आरएचएस में क्या होगा, सेम चीज करेंगे यहाँ। तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ही है, तो वो कैपिटल एफ एक्स ही यहाँ पे भी आया। अब लेकिन लिमिट जो है उल्टी हो गई है, माइनस ये बी टू ए है ना। और ये माइनस पहले से ही चलता चला आ रहा है क्योंकि ये दिया ही हुआ है आपके आरएचएस में। तो ये माइनस तो अभी एज इट इज है। जब यहाँ इस वाले फंक्शन में ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ए और माइनस एफ बी आएगा। अब ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा। अब देखिए एफ बी माइनस एफ ए, यहाँ पे एल एच एस भी था, आर एच एस भी हमारा वही आया, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। तो आपका थ्योरम जो है प्रूव हो गया। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैलकुलेट इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, जहां पे कि
लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 3 है, और फिर हमें उसी इंटीग्रेशन को करना है व्हेन द लिमिट्स आर इंटरचेंज, और फिर हमें पता करना है कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ना। तो पहले हमने ये निकाला इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डीएक्स। आपको पता है कि इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डीएक्स क्या होगा। आपको इंटीग्रल एक्स एन डीएक्स का फॉर्मूला लगाना है, जहाँ पे कि n 3 है। तो इंटीग्रल एक्स एन डीएक्स क्या होता है, एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन। तो अगर एक्स एन की वैल्यू 2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स क्यू बाई 3, ये आ जाएगा आपका। और अब लिमिट की वैल्यू डालेंगे तो बेसिकली आपका आ जाएगा 19/3, ये आ जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से जब आप राइट हैंड साइड वाला जो ये आपका दिया हुआ था, दूसरा इंटीग्रल दिया हुआ था, कि इंटीग्रल तो बेसिकली सेम ही है, बस लिमिट आपका चेंज हो गया है। तो अगेन वो आएगा आपके पास 1/3 ऑफ एक्स क्यू आएगा इंटीग्रल जो है, लेकिन अभी लिमिट जो है इंटरचेंज हो गई है। तो अभी आपका वैल्यू ये आ जाएगा -19/3, है ना। तो देखिए पहले केस में वैल्यू आई थी 19/3, अभी आ रहा है -19/3, यानी कि पहले लिमिट में और पहले इंटीग्रल में और दूसरे इंटीग्रल में एक माइनस साइन का फर्क है। ठीक है, तो यहाँ वही थ्योरम जो हमने देखा था वो भी यहाँ वैलिडेट हो गया, कि एक एग्जांपल से हमने सॉल्व करके देखा कि इंटीग्रल 2 to 3 x square dx is equal to negative इंटीग्रल 3 to 2 x square dx। ये हो गया, ये रिलेशन है दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक थ्योरम यहाँ पे लिखा है कि जो दूसरा थ्योरम था हमारा, वो था इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल a to c fx dx प्लस इंटीग्रल c to b fx dx व्हेन c इज बिटवीन a एंड b। अगर एक फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट्स a एंड b, तो अगर a और b के बीच में कोई और एक नंबर है तो फिर जो कि c है, तो फिर ये वाला रिलेशन होल्ड करता है कि हम दिए गए इंटीग्रल को दो अलग अलग इंटीग्रल के सम में उसको चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलेंगे, राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड को इवेल्युएट करेंगे तो कोई वैल्यू आएगी, और फिर राइट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे, उसको इवेल्युएट करेंगे तो फिर कुछ वैल्यू आएगी। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में मिल जाती है तो आपका थ्योरम जो है प्रूव हो जाएगा। ठीक, यही बात है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं, तो देखिए क्या आता है। मैंने अगेन पहले वाले इन थ्योरम की तरह ही यहाँ पे भी मैंने लिखा है लेट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स। यहाँ हमने मान लिया कुछ भी होगा तो वो कैपिटल एफ एक्स है। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर आप उसको इवेल्युएट करेंगे तो आएगा एफ बी माइनस एफ ए। इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। ठीक, अब जो है राइट हैंड साइड में देखिए दो चीजें हैं, दो इंटीग्रल्स हैं, इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स और इंटीग्रल बी टू सी एफ एक्स डी एक्स, सॉरी सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो पहले इंटीग्रल ए टू सी एफ एक्स डी एक्स करते हैं, वो बाय डेफिनेशन यहाँ हो जाएगा एफ सी माइनस एफ, इसको इक्वेशन 2 कह दिया। और इंटीग्रल सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा एफ बी माइनस एफ सी, इसको इक्वेशन 3 कह दिया। तो अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यदि ऐड करेंगे, दो इक्वेशंस को ऐड करने का क्या मतलब होता है, या आप लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म्स है दोनों के उसको आपस में ऐड करेंगे, और फिर राइट हैंड साइड में जो दोनों इक्वेशन के टर्म्स है उसको भी आपस में ऐड कर देंगे। तो ये होता है दो इक्वेशंस को ऐड करने का मतलब। तो हमने यहाँ 2 और 3 को ऐड किया। ठीक है, तो 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आएगा इंटीग्रल ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 2 के ये था और लेफ्ट हैंड साइड में इक्वेशन 3 के ये वाला टर्म था, तो इसलिए यहाँ पे ये टर्म आया है आपका। ठीक है, राइट हैंड साइड में इक्वेशन 2 में क्या है, एफ सी माइनस एफ है, तो यहाँ हमने लिख लिया एफ सी माइनस एफ है। और इक्वेशन 3 में क्या है राइट हैंड साइड में, एफ बी माइनस एफ सी, तो यहाँ लिख लिया प्लस एफ बी माइनस एफ सी। अब देखिए एफ सी और एफ सी कैंसिल हो गया और बचा आपका एफ बी माइनस एफ ए, इक्वेशन 4 कह दिया। अब देखिए इक्वेशन 1 आपका क्या आया था, जो लेफ्ट हैंड साइड था, इक्वेशन 1 आया था एफ बी माइनस एफ ए। ठीक है, और इक्वेशन 4 क्या आया है जो राइट हैंड साइड है, एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गए, इसलिए हमारा थ्योरम जो था वो प्रूव हो गया। ठीक है, ये हो गया आपको। अभी चलिए अगला थ्योरम देखते हैं जो हमारा लास्ट थ्योरम है।
आज का, वो है इंटीग्रल 0 टू a fx dx। ध्यान दीजिएगा यहाँ लिमिट्स पे 0 टू a है, ठीक है, और a का भी कोई वैल्यू है, कोई मतलब है, मतलब तो इंटीग्रल 0 टू a fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 0 टू a, अभी इंटीग्रल चेंज नहीं हो रहा है, 0 टू a f a माइनस h dx। यानी कि कोई फंक्शन है fx जिसे हमें इंटीग्रेट करना है 0 टू a में, जो उसकी लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है a। तो ये फंक्शन सेम हो, इस फंक्शन का इंटीग्रल जो है वो सेम होगा अगर फंक्शन x की जगह हम जो fx की जगह f a माइनस x कर दें। जो वेरिएबल हमारा पहले वाले फंक्शन में x था, अभी वो वेरिएबल अगर a माइनस x होगा, जो जहां पे a क्या है, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल है, तो ये दोनों इंटीग्रल जो है सेम होंगे। कैसे होंगे, प्रूव करते हैं। तो यहाँ हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। यहाँ हमने कहा कि f कि a माइनस एक्स जो यहाँ पे वेरिएबल है फंक्शन का, उसको a माइनस एक्स को हमने t एज्यूम कर लिया। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग यही करते हैं, इसको t कर लिया, तो dt बाई डी एक्स कितना होगा, -1। क्यों होगा, देखिए कर सकते हैं यहाँ पे कि a माइनस एक्स तो t ही है, तो dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ a माइनस एक्स इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ a माइनस d बाई डी एक्स ऑफ x। ठीक, तो d बाई डी एक्स ऑफ a भी कांस्टेंट है, तो किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल होता है वो 0 हो जाता है, और यहाँ तो dx बाई डी एक्स ही हो गया, तो ये 1 हो गया, इज इक्वल टू -1। तो अब हमें क्या मिल गया, dt बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, देयरफॉर dt इज इक्वल टू -dx। अब इस वैल्यू को हम लोग यहाँ मैंने लिख दिया है, dt इज इक्वल टू -dx। इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस t को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखेंगे क्या होता है। लेकिन सीधे ऐसे सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, डेफिनेट इंटीग्रल में, जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा होगा कि a माइनस एक्स को हम t से रिप्लेस तो करेंगे ही, और dx को माइनस dt से इस केस में, लेकिन हमें लिमिट्स को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लिमिट जो है वो x की वैल्यूज थी, लेकिन अभी हमारा वेरिएबल ही x की जगह t हो गया है। तो अभी क्या होगा कि जब x 0 होगा तो a माइनस एक्स यानी कि t क्या होगा, जब x a होगा तो a माइनस एक्स यानी कि t क्या होगा, वो हमारी लिमिट्स हो जाएगी। तो लोअर लिमिट पे पहले काम करते हैं। लोअर लिमिट x का कितना था, 0, तो t का कितना हो जाएगा, जब देखिए यहाँ पे 0 डालेंगे a माइनस एक्स में, तो t कितना हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हमारी लोअर लिमिट अगले जो हमारा मॉडिफाइड इंटीग्रल है उसमें a हो जाएगा। अब x की लोअर लिमिट a थी, तो अब देखिए यहाँ पे मैं यदि a डालूंगा तो a माइनस a 0, तो t भी यहाँ पे 0 हो जाएगा, है ना। तो अब नए वाले इंटीग्रल में लोअर लिमिट a है और अपर लिमिट 0 है, तो वही मैं लिख दे रहा हूँ। देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू a f a माइनस x dx बिकम्स इंटीग्रल एफ टी डी टी। तो डी टी देखिए माइनस डी एक्स था, तो इसलिए यहाँ एक नेगेटिव साइन आया है, और लोअर लिमिट हमारा चेंज हो गए, ए हो गया था, और अपर लिमिट 0 हो गया था, वो सब हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अभी आपने जस्ट पहले वाले थ्योरम, सबसे पहला जो थ्योरम देखा था, उसमें क्या देखा था, अगर लिमिट्स को हम लोग इंटरचेंज करते हैं, मतलब लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना देते हैं और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना देते हैं, तो हमारा इंटीग्रल जो है उसका साइन पलट जाता है। तो यहाँ अगर हम वही काम करेंगे, a और 0 को अगर इंटरचेंज करेंगे तो 0 टू a हो जाएगा हमारा इंटीग्रल, और ये नेगेटिव हटके यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा एफ टी डी टी। तो ये आ गया, ठीक है हमारा। अब अगर हम इस वैल्यू को प्रूव कर दें, 0 टू a एफ टी डी टी हमारा कितने की वैल्यू आई है, इस चीज की वैल्यू आई है, इस इंटीग्रल की 0 टू a एफ टी डी टी। अगर 0 टू a एफ टी डी टी को हम प्रूव कर दें कि वो इक्वल टू होता है 0 टू a एफ एक्स डी एक्स, तो फिर हमारा काम हो जाएगा, हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। अब ये कैसे होता है, अब देखिए यहाँ पे लेट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, देयरफॉर इंटीग्रल एफ टी डी टी इज ऑल्सो इक्वल टू एफ टी। क्यों, क्योंकि फंक्शन कोई भी है, जैसे इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स कितना होगा, माइनस कॉस एक्स, और इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी कितना होगा, माइनस कॉस टी। तो वेरिएबल चेंज करने से इंटीग्रल चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब एज इट इज चेंज करेंगे, तो एक्स की जगह सीधा टी डालेंगे, अब एक्स की जगह ए माइनस एक्स डालेंगे तो चेंज हो जाएगा वहां पे। लेकिन यहाँ पे
अगर तो आपको समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। तो सिंस हमने ये एज्यूम किया कि लेट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, तो कोई भी एक्स की जगह कुछ भी डाल दो, पी डाल देंगे, क्यू डाल देंगे, वट एवर डाल देंगे, तो फंक्शन हमारा चेंज नहीं होगा, बस वेरिएबल चेंज होगा यहाँ पे, है ना। तो नाउ इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और फिर वही चीज कि 0 टू a का हमने वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ए माइनस एफ जीरो आएगा। इसी प्रकार से 0 टू a एफ टी डी टी भी एफ ए माइनस एफ जीरो ही आएगा। अब देखिए इंटीग्रल 0 टू a एफ टी डी टी एफ ए माइनस एफ जीरो आया है, जो कि बराबर है इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के, यानी कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो हमारा प्रूव हो गया कि इंटीग्रल एफ टी डी टी 0 टू a जो है वो इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स के है। तो यहाँ मैंने लिख दिया कि ये प्रूव हो गया। अब ये चीज हमको कितने की वैल्यू मिली थी, इंटीग्रल 0 टू a एफ टी डी टी जो था वो हमारे पास आया था, हाँ ये इंटीग्रल 0 टू a एफ टी डी टी कितने के बराबर आया था, 0 टू a इंटीग्रल 0 टू a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर आया था। तो यहाँ पे ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। तो अभी आपका थ्योरम जो है प्रूव हो गया। अब ये थ्योरम तो बड़ी जल्दी जल्दी हो गई चीजें। अब है कि इसे इन थ्योरम्स को हम प्रॉब्लम में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, यूज करेंगे। तो एक दो प्रॉब्लम देखते हैं, आपका हो सके तो शायद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन है, इवेल्युएट ये वाली चीज, इवेल्युएट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डीएक्स इज इक्वल टू पाई बाई 4। सॉरी, मतलब यहाँ चलिए मैंने लिख ही दिया वैल्यू, लेकिन चलिए हम लोग देखते हैं कि कितना वैल्यू होगा। एक्चुअली पाई बाई 4 होगा, लेकिन कैसे होगा। मान लीजिए क्वेश्चन होता कि प्रूफ करना होता हमें कि इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, तो वो कैसे करते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं। मैं यहाँ लिखता हूँ कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। जो हमें इंटीग्रल फाइंड आउट करना है उसको हमने आई मान लिया, मतलब हमें आई की वैल्यू बेसिकली निकालनी है, ठीक? इसको मैं इक्वेशन 1 कहता हूँ, ठीक। अब आपने जस्ट अभी देखा है थोड़ी देर पहले कि इंटीग्रल 0 टू a, यहाँ देखिए 0 टू a वाला ही इंटीग्रल हमें चल रहा है, तो वो वाला हम थ्योरम यूज करने की कोशिश करेंगे जो थर्ड थ्योरम हमने अभी देखा है। तो इंटीग्रल 0 टू a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 0 टू a इंटीग्रल और एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये होता है ना। सो देयरफॉर आई इक्वल टू जो था 0 टू पाई बाई 2, हमारे दिया हुआ क्या है, साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ये कितने के बराबर हो जाएगा, x की जगह जहां जहां x है वहां हम a माइनस एक्स रख सकते हैं। a क्या है, पाई बाई 2, तो यहाँ हम डाल देंगे 0 टू पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। x की जगह हमें a माइनस एक्स डालना है जहां a पाई बाई 2 है। डिनोमिनेटर में भी हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स और dx, ये हो गया, ठीक। अब आप सभी को पता होगा ट्रिग्नोमेट्री से आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स होता है, और कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता है। उसी चीज से साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। डिनोमिनेटर में ये साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, कॉस एक्स, और ये कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा साइन एक्स डीएक्स। ये हमें आई के बराबर मिल गया, है ना। इसको मैं इक्वेशन 2 कह देता हूं। अब इक्वेशन 1 कहाँ था, ये, और इक्वेशन 2 हमें ये मिला है, ठीक है। दोनों आई के ही बराबर है, तो मैं लिख देता हूं फिर से, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 इंप्लाइज, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों के आई है, ये देखिए आई प्लस आई, तो ये हो जाएगा 2i, और राइट हैंड साइड में क्या क्या था, पहले वाला क्या था, 0 टू पाई बाई 2
साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, और इधर भी आया है ये वाला, देखिए 0 to π/2 कॉस एक्स बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, यही तो आया है आपका। अब ऐड कीजिए, इज इक्वल टू कितना होगा, 0 to π/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखिए दोनों को ऐड करके वही आएगा आपका, है ना। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 0 to π/2 dx, ये हो जाएगा। इंटीग्रल ds कितना होता है, x, तो ये x हो जाएगा 0 to π/2 इज इक्वल टू π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू π/2, तो 2i इज इक्वल टू π/2 आ गया है, देयरफॉर i इक्वल टू π/4 हो जाएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई, है ना, π/4। तो देखा आपने, हमने थ्योरम का यूज करके, जो आज हमने थ्योरम पढ़ा है उसको यूज करके एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया, जो कि काफी टफ होता अदरवाइज सॉल्व करने में। तो यहाँ हमने थ्योरम जो है हमारे काम का था, उससे हमारा काम हो गया बड़ी इजीली। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अब चलिए यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रल 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n dx। तो हम लोग यहाँ फिर से सीधा वही थ्योरम लगा देंगे, क्योंकि यहाँ 0 to 1 वाला है तो कुछ हमें हिंट मिल रहा है, 0 to a वाला है। दूसरा प्रॉब्लम हमारे साथ ये है कि 1 माइनस एक्स टू द पावर n जो है, इसको इवेलुएट करने जाएंगे तो थोड़ा सा आपको सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वगैरह करके थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो आप सीधे क्या करें, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सिंस 0 to a f x dx इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f a माइनस एक्स dx, ये थ्योरम है। देयरफॉर इंटीग्रल 0 to 1 x 1 माइनस एक्स n dx। अब इस वाले में हमको जहां जहां x है वहां 1 माइनस एक्स डालना पड़ेगा, यही ना। हाँ, 1 माइनस मतलब एक x की जगह a माइनस एक्स डालना पड़ेगा। अब a यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस एक्स डालना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा 0 to 1, और x की जगह यहाँ पे 1 माइनस एक्स आएगा, और इस वाले में ये 1 तो एज इट इज रह जाएगा 1 माइनस, और x की जगह फिर से 1 माइनस एक्स आ जाएगा, और ये dx हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू 0 to 1, ये 1 माइनस एक्स तो ऐसे ही रह जाएगा 1 माइनस एक्स, और यहाँ देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया और बचा x, ठीक है। और इधर सॉरी, इधर तो पावर में n था इसके, पावर n dx, ठीक। इज इक्वल टू 0 to 1, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो कितना हो जाएगा, xn माइनस x, और xn को मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू द पावर n प्लस 1 हो जाएगा dx। अब आपका उस फॉर्म में आ गया है जो फंक्शन है जिसमें आप बड़े इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 to 1 xn dx माइनस इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर n प्लस 1 dx, ठीक। अब xn का इंटीग्रल कितना हो जाता है, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और ये तो खैर 0 to 1 के बीच में रहेगा ही, माइनस यहाँ पे हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 का इंटीग्रल कितना होगा, x टू द पावर n प्लस 2, यानी कि n प्लस 1 प्लस 1, तो x टू द पावर n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 2, और अगेन इंटीग्रल जो है, जो लिमिट्स है वो 0 और 1 है। अब इवेलुएट कर लीजिए, x की जगह पहले 1 डालिए फिर 0 डालिए यहाँ पे, तो जब x की जगह 1 डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 टू द पावर n प्लस 1, 1 पे कोई भी पावर रखेंगे तो 1 ही होगा, तो ये आ गया 1 ओवर n प्लस 1, और माइनस ये 0 जब डालेंगे यहाँ x की जगह तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया। अब वही काम यहाँ कर लीजिए, x की जगह 1 डालिए यहाँ पे, तो 1 पे कोई भी पावर डालेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और डिवाइडेड बाय n प्लस 2 तो है ही, यहाँ माइनस 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे, इज इक्वल टू 1 ओवर n प्लस 1 माइनस 1 बाई n प्लस 2, ये हो गया, ठीक। थोड़ा सा और इसको आप अगर
फर्दर यहाँ पे भी आप आंसर सीधा लिख सकते हैं, लेकिन एक स्टेप और बढ़ सकते हैं कि ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, n+2 माइनस n+1, यही है ना। हाँ, डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n+2 इज इक्वल टू सिंपली हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय n+1 इंटू n+2। ये आपका आंसर आ गया, ये सॉल्व कर लिया हमने, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, जो आज के लेक्चर का लास्ट एग्जांपल होगा। अभी तक आपको कंसेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर होने लगेगा, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ये पूछा जा चुका है सीबीएसई में 2007 में, 11 में, 13 में। चलिए इसको सॉल्व, यहाँ प्रूव करना है कि एक इंटीग्रल दिया हुआ है जो इतने के बराबर है, इंटीग्रल 0 to π/4 log 1 + tan x dx इज इक्वल टू, हमें प्रूव करना है कि ये इंटीग्रल इज इक्वल टू π/8 ऑफ log 2 होगा। कैसे होगा देखते हैं। फिर से देखिए कुछ हिंट मिल रहा है, इंटीग्रल 0 to a के फॉर्म है यहाँ पे, तो हम वो वाला वही थ्योरम यूज करेंगे जो अभी तक करते आए हैं। मैं लिखता हूं कि सिंस इंटीग्रल 0 to a f(x) dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to a f(a - x) dx, देयरफॉर i इक्वल टू, i मैंने मान लिया इंटीग्रल को जो हमें इवेलुएट करना है, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 log कितना है 1 + tan x, log 1 + tan x dx। इसमें जब हम x की जगह a - x डालेंगे, जहां पे a π/4 है यहाँ पे, तो x की जगह π/4 - x डालेंगे, देखिए क्या होता है, इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 + tan π/4 - x dx, ये हो जाएगा। अब ये चीज क्या है, tan ऑफ a - b है, जहां a π/4 है और b x है, तो tan ऑफ a - b कितना होता है, tan a - tan b डिवाइडेड बाय 1 + tan a tan b, ठीक है। तो देखिए मैं इसको आगे फर्दर लिखता हूं यहाँ पे, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 log, ये तो 1 ही रह जाएगा, प्लस ये, इसको मैं तोड़ रहा हूं अभी ट्रिग्नोमेट्री से, तो tan π/4 माइनस tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan π/4 इंटू tan x, ये हो जाएगा, ये है ना, ये इतना dx, ठीक है। अब चलिए इसको आगे बढ़ते हैं लेकर के, इज इक्वल टू 0 to π/4 log 1 + tan π/4 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 - tan x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, ये भी 1 ही होता है, तो 1 इंटू tan x, तो tan x रह गया, तो 1 - tan x 1 + tan x dx, ये आ गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे यदि, तो हो जाएगा 0 to π/4 log 1 + tan x प्लस 1 - tan x डिवाइडेड बाय 1 + tan x dx, ये हो गया। अब tan x यहाँ कैंसिल हो गया, ये क्या बचा आपका, 0 to π/4 log 1 + 1 2 हो जाएगा, तो log 2 डिवाइडेड बाय 1 + tan x dx। अब ये अगेन क्या है, ये चीज log a/b है, तो log a/b log का की प्रॉपर्टी है कि log a/b कितना होता है, log a - log b हो जाता है, जहां a 2 है और b 1 + tan x है, तो इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल 0 to π/4 log 2 माइनस log 1 + tan x, और ये पूरे का dx, ठीक है। अब ये बहुत सिंपल हो गया, इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 log 2 dx माइनस इंटीग्रल 0 to π/4
log 1 प्लस tan x dx, ये आ गया। अब देखिए ये वाला जो सेकेंड टर्म है, इंटीग्रल 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx, यही तो हमारा ओरिजिनल इंटीग्रल भी था। देखिए आई भी हमारा यही था, 0 to π/4 log 1 प्लस tan x dx, यही तो था हमारा, ठीक है ना। तो ये आई के ही बराबर है, ये सेकेंड टर्म जो है वो आई के बराबर है। तो मैं लिख देता हूं इज इक्वल टू 0 to π/4 log 2 dx माइनस आई, ये आई था हमारा, ये आई लेकर के चले थे हम, है ना। तो दैट इंप्लाइज 2i इक्वल टू, अब इसको इवेलुएट करेंगे तो कितना होगा, log 2 कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, 0 to π/4 dx, ये रह गया, इज इक्वल टू log 2 इंटू एक्स और 0 to π/4 इज इक्वल टू log 2 इंटू, ये log 2 एक टर्म है, इंटू π/4 माइनस 0, तो ये फाइनली हो जाएगा इज इक्वल टू π/4 टाइम्स log 2, ये है 2i के बराबर। तो i कितना हो जाएगा, देयरफॉर i इक्वल टू π/8 टाइम्स log 2। क्या यही था हमें जो प्रूफ करना था? हाँ, π/8 log 2, यही तो हमें प्रूफ करना था। तो देखिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए देखिए इसको 3 बार पूछा जा चुका है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, 2007 में, 11 में और 13 में। तो इसको भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया, काफी टाइम लगा सॉल्व करने में, काफी सारे कंसेप्ट। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यही होता है आपके एग्जामिनेशंस में, हमेशा वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा तो नहीं बोर्ड के लेवल पे, बट कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक से अधिक कंसेप्ट लगता है, एक से अधिक थ्योरम का यूज होता है, मैथमेटिक्स के एक से अधिक पार्ट्स का जहाँ पे यूज होता है ना। तो ये कंसेप्ट, इस तरह के प्रॉब्लम्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमने यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी यूज की, ठीक है। हमने यहाँ ट्रिग्नोमेट्री को यूज किया, जहाँ पे tan ऑफ a माइनस b वाला चीज जो आया था, जहाँ tan ऑफ π/4 माइनस x था। तो ट्रिग्नोमेट्री भी यूज हुआ, लॉग भी यूज हुआ, और इंटीग्रेट तो हम खैर कर ही रहे हैं, है ना। तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। आई होप कि आपको समझ में अच्छे से आया होगा, है ना, क्योंकि मैंने काफी हर एक स्टेप पे एक्सप्लेन किया है कि जो स्टेप हम लोग ले रहे हैं वहां वो स्टेप हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आप मैथमेटिक्स को सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को, तो आपके पास इस क्यों का आंसर होना चाहिए, जो भी स्टेप आप लेते हैं तो वो स्टेप आप क्यों लेते हैं, ठीक है। एनीवे, आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का कंसेप्ट, आज जो भी चीजें हमने डिस्कस की हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थे डेफिनेट इंटीग्रल के। आगे हम और भी थ्योरम देखेंगे और उनको भी अच्छे से सीखेंगे। आई होप कि आप जो लेक्चर्स में अपलोड कर रहा हूँ उसको फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप उन्हें अच्छे से फॉलो करेंगे और अपने साइड से प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तो आपके कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। अच्छे से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडीज। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।